आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से कविता पर्वत प्रदेश में पावस के मुख्य बिंदु। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.madhukalash.in। पावस ऋतु में प्रकृति में अनेक नए नए परिवर्तन आते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति हर पल अपना परिधान बदलकर अपना रूप बदल रही है। यहाँ पावस ऋतु का अर्थ है वर्षा ऋतु और परिधान का अर्थ है वस्त्र। वर्षा ऋतु में प्रकृति में अलग अलग तरह के परिवर्तन आते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति हर पल अपना परिधान बदलकर अपना रूप बदल रही है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र बदलकर अपना रूप बदल सकता है, रूप बदलता है, उसी प्रकार प्रकृति भी हर पल अपना परिधान बदलकर अपना रूप बदल रही है। वर्षा ऋतु में मौसम हर पल बदलता रहता है। कभी तेज़ बारिश आती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है। तालाब जल से भर उठता है और पर्वत अपनी पुष्प रूपी आँखों से अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने आप को देखता हुआ प्रतीत होता है। ये नीचे चित्र में आप देख रहे हैं कि पर्वत के चरणों में तालाब है, तलहटी में तालाब है और पर्वत का प्रतिबिंब नीचे तालाब में दिखाई दे रहा है। पर्वत पर भांति भांति के फूल खिल जाते हैं। अचानक बादल छा जाने से पर्वत और झरने अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पर भांति भांति का अर्थ है विभिन्न प्रकार के। पर्वत पर विभिन्न प्रकार के फूल खिल जाते हैं और अचानक बादल छा जाने के कारण पर्वत और झरने दिखाई नहीं देते। अदृश्य का अर्थ है दिखाई न देना, दिखाई नहीं देते। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लगने लगता है जैसे आसमान धरती पर आ गया है। वास्तव में बादल धरती पर नहीं आते, लेकिन पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में कोहरा छा जाने के कारण, चारों तरफ धुंध छा जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बादल धरती पर आ गए हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे आसमान धरती पर उतर आया है। कोहरा धुएं की तरह लगने लगता है, जिसके कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है और तालाब से धुआं उठ रहा है। शाल के वृक्ष बादलों में खोए से लगते हैं। शाल के वृक्ष बादलों में खोए से इसलिए लगते हैं क्योंकि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। वर्षा ऋतु के कारण धुंध ही धुंध छा गई है चारों तरफ। आकाश में उड़ते बादल इंद्र देवता के उड़ते विमान से लगते हैं। मेखलाकार शब्द मेखला और कार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है करघनी अर्थात कमर का आभूषण। कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता दिखाने के लिए किया है। पर्वत बहुत विशाल है और उसकी विशालता दिखाने के लिए उसने एक शब्द में उसे बांध दिया है और वह शब्द है मेखलाकार। क्योंकि पर्वत की श्रृंखला करघनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी विशाल है, इसलिए कवि ने पर्वत की श्रृंखला की तुलना करघनी से की है। सहस्र दृग सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। यहाँ सहस्र का अर्थ है हजार और दृग का अर्थ है आँखें, सुमन का अर्थ है फूल। पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों के लिए कवि ने सहस्र दृग सुमन का प्रयोग किया है। कवि को ये फूल पहाड़ की आँखों के समान लग रहे हैं। कवि ने कल्पना की है कि पर्वत इन फूल रूपी आँखों से अपने विशाल कायाकार का प्रतिबिंब तालाब के जल में देख रहा है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि पर्वत का आकार बहुत बड़ा है और पर्वत की तलहटी में एक तालाब है। उस तालाब में पर्वत अपने विशालकाय प्रतिबिंब को देख रहा है। कवि ने फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया है। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। यहाँ दर्पण का अर्थ है शीशा अर्थात मिरर। इसका कारण यह है कि पर्वतीय प्रदेश में पर्वत के पास स्थित जल से परिपूर्ण तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है। परिपूर्ण का अर्थ है भरा हुआ। तालाब जो है वह जल से भरा हुआ है और उसका जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है। इस कारण कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है। इसी जल में पहाड़ अपना प्रतिबिंब ऐसे देख रहा है मानो तालाब दर्पण हो। कविता में कवि ने बहते हुए झरनों की मधुर कलकल ध्वनि का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ऐसा लगता है मानो झरने मधुर आवाज़ में पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं, अर्थात पर्वतों की महानता, विशालता और उच्चता को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं तथा उनकी
गौरव गाथा का गान कर रहे हैं। कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोती की लड़ियों से की है। फेन युक्त अर्थात झाग युक्त झरने सफ़ेद मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं, जो मधुर ध्वनि करते हुए उमंग व जोश से परिपूर्ण तथा प्रसन्नचित्त हैं। यहाँ मधुर ध्वनि का अर्थ है मीठी आवाज़। झरने मीठी आवाज़ में उमंग व जोश से परिपूर्ण और प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। पर्वत के हृदय से उठे ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उनके हृदय में उच्च आकांक्षाएं छिपी हैं। यहाँ आकांक्षाओं का अर्थ है इच्छाएं। जिस प्रकार मनुष्य के मन में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं, जिन्हें वे पूर्ण करना चाहते हैं और अपना लक्ष्य सामने ना पाकर वे चिंतित भी हैं और इन आकांक्षाओं को पूरा करने के उपाय के लिए चिंतनशील से प्रतीत हो रहे हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देख रहे हैं। वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उनके मन में ये इच्छा है, ये आकांक्षा है कि वे आकाश की ऊंचाई को छू पाएं, लेकिन उनके मन में ये चिंता भी है, वे चिंतनशील हैं कि वे आकाश की ऊंचाई को छू पाएंगे या नहीं। कवि इन ऊंचे ऊंचे वृक्षों के माध्यम से मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। महत्वाकांक्षाओं का अर्थ है इच्छाएं। कवि इन ऊंचे ऊंचे वृक्षों के माध्यम से मनुष्य के मन की ऊंची ऊंची इच्छाओं को दर्शा रहा है। जैसे मनुष्य के मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, ऊंचाइयों को छूने की महत्वाकांक्षा होती है, उसी प्रकार ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष बहुत ही ऊंचे हैं। मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर नज़र केंद्रित करनी चाहिए और चुपचाप शांत स्वभाव से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पर्वतीय प्रदेश में जब तेज़ वर्षा होती है तो वातावरण अत्यंत भयानक दिखाई देता है। तेज़ वर्षा के कारण पूरे प्रदेश में धुआं उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो आकाश ने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया है। घने कोहरे के कारण वस्तुएं अदृश्य होने लगती हैं। तेज मूसलाधार वर्षा के कारण शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंसे से प्रतीत होते हैं। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने पर चारों तरफ घना कोहरा और धुंध छा जाती है, जिसके कारण शाल के वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कवि एक कल्पना कर रहा है, कवि को ऐसा लग रहा है कि शाल के वृक्ष डर के मारे भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं। वास्तव में वे धरती में धंसे नहीं हैं, वे धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहे। घनी धुंध के कारण लगता है मानो शाल के पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरनों की आवाज़ सुनाई दे रही है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के कारण, धुंध छाने के कारण, चारों तरफ कोहरा छा जाने के कारण ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा आकाश धरती पर आ गया है और धुंध के कारण झरने दिखाई नहीं दे रहे, केवल उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। कवि कल्पना करता है कि प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। वास्तव में शाल के पेड़ धरती के अंदर धंसे नहीं हैं, कोहरे और धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहे, अदृश्य हो गए हैं। कक्षा 10 के पूरे पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।